सो एवोल्यूशन की शुरुआत हम करते हैं। एवोल्यूशन में पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, लाइफ का ओरिजिन हम पढ़ेंगे। लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, देखो ओरिजिन ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं तो हम पहले बात करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है। यूनिवर्स का ओरिजिन के लिए कई थ्योरीज दी गई है, उसमें से एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी गई है वो है बिग बैंग थ्योरी। इस बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली यूनिवर्स 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बना है। ये बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, ये बिग बैंग थ्योरी कहती है कि एक बहुत ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ यूनिवर्स, मतलब कि स्पेस में एक एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन के कारण यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ और ये एक्सपेंशन आज तक जारी है। इस एक्सपेंशन की वजह से उस जगह पर जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर डाउन हुआ और इस टेम्परेचर के गिरने की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन और हीलियम ने ही फॉर्म करके फिर कंडेंस होके, कंडेंस मतलब सिकुड़ना, कंडेंस होना है ना, कंडेंस होके बनाई गैलेक्सीज, जिसमें से एक गैलेक्सी ऐसी है जिसमें हम रहते हैं, उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सीज। ऐसे यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सी हैं जो इस प्रोसेस के थ्रू बनी हैं। अच्छा, तो ये हो गया। तो फिर ये जो अर्थ थी ये कैसे बनी, मतलब अब इस अर्थ के बनने में क्या हुआ कि जो सन था, सन से जो यूवी लाइट आती थी, इस यूवी लाइट की हेल्प से सबसे पहले अर्थ पर H2O के वेपर्स, मीथेन, CO2, अमोनिया ये बने। इस H2O के वेपर पे जब यूवी लाइट पड़ी तो ये ब्रेक डाउन हुआ, जिसमें से हाइड्रोजन जो थी वो ऊपर निकलती गई, इसने एटमॉस्फेयर बनाया ऊपर का, और ऑक्सीजन जो थी वो बाद में CO2 बनाने लगी, फिर से कार्बन के साथ कंबाइन होके। इस तरीके से इसका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ने लगा CO2 वगैरह का। तो इस तरह जो इनिशियल एटमॉस्फेयर अर्थ पे बना वो इस प्रोसेस के थ्रू बना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेनली कौन कौन सी 4 गैसेस थी जो इम्पोर्टेंट थी शुरुआती एटमॉस्फेयर में। वो थी H2O की वेपर फॉर्म, मीथेन, CO2 और अमोनिया। ठीक है, यूवी से किसका ब्रेकडाउन हुआ, H2O के वेपर का, जिसमें से हाइड्रोजन लाइटर थी, उड़ गई, ऑक्सीजन नीचे ही रह गई। ठीक है ना, ये हो गया अर्थ का बनना, यूनिवर्स का बनना। अब लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, तो देखो लाइफ के ओरिजिन के लिए कहा जाता है कि लगभग 4 बिलियन साल पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई। अब इसमें कई सारी थ्योरीज दी जाती है। तो सबसे पहले एक थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया है। ये पैनस्पर्मिया थ्योरी एक्चुअली ग्रीक थिंकर्स देते थे। ग्रीक थिंकर्स कौन है, जो आज का ग्रीस है, जब हम बोलते हैं ना, तो ग्रीक उस टाइम पे एक किंगडम हुआ करती थी, तो वहाँ पे कई थिंकर्स हुए। तो उन थिंकर्स ने कहा कि लाइफ के ओरिजिन के लिए कि भाई ये पैनस्पर्मिया से बनी, मतलब यूनिट ऑफ लाइफ को उन्होंने कहा स्पोर्स, और उन्होंने कहा कि ये स्पोर्स जो है ये दूसरी जगह से आए, मतलब ये अर्थ पे नहीं थे, ये कहीं और से अर्थ पे आए और फिर इन स्पोर्स से लाइफ बन गई। तो इस थ्योरी, इस पैनस्पर्मिया की थ्योरी को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। फिर एक थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत प्रभाव से, जनरेशन मतलब उत्पन्न होना, था तुरंत जो बनता है कुछ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली कि लाइफ जो थी वो डिकेइंग और रॉटिंग मैटर से बनी, मतलब जो सड़ा गला, डिकेइंग मतलब गला हुआ, रॉट मतलब सड़ा हुआ, तो सड़े गले मैटर जो था उससे, अर्थ के ऊपर ही था ये सड़ा गला मैटर, इसी से लाइफ बनी। उन्होंने कहा बाहर से कुछ नहीं आया, यहाँ पे जो सड़ा गला मैटर था उसी से लाइफ बनी। ये इनका था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। फिर आई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ये लुईस पास्चर ने दी। इसने कहा कि लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इन्होंने कहा कि लाइफ जो थी वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, मतलब कोई पहले से लाइफ एग्जिस्ट करती थी, नेचुरली एग्जिस्ट करती थी, उसी से आज की जो लाइफ है वो आई है। और इन्होंने इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया, स्टरलाइज्ड फ्लास्क और यीस्ट का एक्सपेरिमेंट। आप जानते हो यीस्ट क्या है, यीस्ट ग्रो कर जाता है ना, फंगस, ये ग्रो कर जाता है कहीं भी जगह। अब मान लो नॉन लिविंग जगह है, कहीं स्टरलाइज्ड फ्लावर, इसमें अगर आप कुछ भी पानी, इसको एटमॉस्फेयर मिल गया, मान लो न्यूट्रिशन मिल गया, तो यहाँ पे क्या ग्रो कर जाएगी, फंजाई ग्रो कर जाएगी। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से बताया कि जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थी उसी के थ्रू लाइफ बनती है। इन्होंने कहा कि अगर फ्लास्क को आप स्टरलाइज कर दोगे, आप सब कुछ मार दो इस फ्लास्क में, तो इसमें यीस्ट नहीं ग्रो करेगा। तो इन्होंने कहा अगर स्टरलाइज जगह पे ये नहीं ग्रो कर रहा, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा था, कुछ बैक्टीरिया, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे नॉन स्टरलाइज के केस में, जिनकी वजह से बाद में यीस्ट बना। क्योंकि अगर आप इनको स्टरलाइज कर देते हो तब यीस्ट नहीं बन रहा, इसका मतलब प्री एग्जिस्टिंग कुछ लाइफ थी जिससे कि लाइफ बनी। ये इनका कहना था, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। लास्ट आई केमिकल थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ये ओपेरिन थे रशिया के और हेल्डाने इंग्लैंड के थे, इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, ये बात तो इन्होंने कही, लेकिन प्री एग्जिस्टिंग लाइफ नहीं,
प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दिस वाज इंपॉर्टेंट कि प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये कौन से नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, आरएनए और प्रोटीन से, इनसे लाइफ बनी है। अब ये जो थी थ्योरी, ये क्या कहती थी भाई, तो देखिए ये कहती थी कि देखिए जैसे इसमें एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एस एल मिलर एक्सपेरिमेंट 1953 यूएसए में, इस एक्सपेरिमेंट ने इस थ्योरी को प्रूव किया। इसमें क्या था, इसमें ये था कि एक फ्लास्क इन्होंने लिया, इस फ्लास्क में इन्होंने कुछ गैसेस ली, 4 गैस कौन कौन सी थी, अमोनिया, मीथेन, वाटर और हाइड्रोजन, और यहाँ इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से एक स्पार्क जनरेट करवाया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जनरेट किया, किस टेम्परेचर पे, 800 डिग्री पे। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे फॉर्म हुए हैं अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है, ध्यान रखना, क्या फॉर्म हुए, अमीनो एसिड। तो इन्होंने कहा कि यूनिवर्स में भी शायद कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ पे ये गैसेस थी और कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने होंगे, अमीनो एसिड बन गया। इसी तरह कई और एक्सपेरिमेंट्स हुए जिन्होंने कहा कि भाई ऐसी एक्सपेरिमेंट्स में कई जगह शुगर बन रही है, कई जगह नाइट्रोजन बेस बन रहे हैं, कई जगह पिगमेंट बन रहे हैं, कई जगह फैट्स बन रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो सब थे इनकी हेल्प से बना होगा क्या, आरएनए या डीएनए। अब ये कैसे बना होगा इसका हमें नहीं पता है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, वी डू नॉट नो अबाउट फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल। ये सेल्फ रेप्लिकेट करने वाला मेटाबॉलिक कैप्सूल पहले कैसे बना, इस प्रोसेस के बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये बना और इस मॉलिक्यूल से ही बाद में सेल बनी। ये जो आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, इनका एक मॉलिक्यूल था जो आज से 3 बिलियन साल पहले बना और इसी से बाद में पहली सिंगल सेल बनी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इस धरती पर आए आज से 2000 मिलियन साल पहले, और ये कहाँ आए, ये आए पानी में। तो पहली लाइफ ओरिजिनेट कहाँ पर हुई, वाटर के अंदर। नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अब एवोल्यूशन जो है लाइफ फॉर्म्स का मतलब कि यूनिसेलुलर लाइफ बन गई। अब इस यूनिसेलुलर लाइफ से आगे और कैसे लाइफ बनी, आज जो हम देखते हैं ह्यूमंस, होमोसेपियंस के अलावा कुत्ते, बिल्ली, बंदर, छिपकलियाँ आई, मगरमच्छ आई, ये सब कैसे बने, इसे हम बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। कि लाइफ फॉर्म्स में एवोल्यूशन हुआ। अब इस एवोल्यूशन के लिए कई थ्योरीज दी गई। जो इसमें एक थ्योरी दी गई, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी में कहा गया कि भाई ये जो आज है अलग अलग आपको स्पीशीज़ दिख रही है ना, होमोसेपियंस, कोई आदमी दिख रहा है, बंदर दिख रहा है, ये सब ऐसे कैसे ही बने थे, ये कहीं से आया नहीं है। एवरीथिंग वाज क्रिएटेड एज सच, डाइवर्सिटी वाज सेम ऑलवेज, और हमेशा ही डाइवर्सिटी रही है। और अर्थ जो है 4000 साल पुरानी, ये इन्होंने कहा। इसको फिर बाद में रिजेक्ट होना ही था, तो ये रिजेक्ट हो गई। फिर एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये क्या है, ये दी चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन का नाम आपने कई बार सुना होगा। इस बायोलॉजी के जो फील्ड है उसमें डार्विन का एक बड़ा रोल रहा है, स्पेशली इवोल्यूशन में। तो डार्विन ने एक बुक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ 1859 में, और इन्होंने सी वोएज, समुद्री यात्रा की थी एक शिप पे जिसका नाम था HMS बीगल। ठीक है, डार्विन ने क्या कहा, डार्विन ने कहा कि देखो भाई, कोई भी जगह अगर होगी, वहाँ पे अगर कोई स्पीशीज़ है तो पहली बात तो वो रिप्रोड्यूस करेगी, रिप्रोड्यूस करके वो अपने बच्चे बनाएगी, ये स्पीशीज़ बढ़ रही है। अब रिसोर्सेज जो होंगे वो लिमिटेड होंगे, ये सभी इसी पर सर्वाइव करेंगे। तो रिसोर्सेज को जो ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएगा वो इसमें से सर्वाइव करेगा, बाकी सब मर जाएंगे। इसको इन्होंने कहा कि जो यहाँ फिट होगा, अब मान लो यहाँ 4 स्पीशीज़ है, ये चारों अपने बच्चे पैदा कर रही हैं, इन चारों में जो सबसे फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिट का मतलब यहाँ पे क्या है, फिट का मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। रिप्रोड्यूस कौन कर पा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस कौन कर पाएगा, जो यहाँ के रिसोर्सेज उनको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेगा, उनको ज़्यादा यूटिलाइज़ करेगा, उसको रिसोर्सेज मिलेंगे तो वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा। ये डार्विन ने कहा। इसी को इसने कहा कि इट इज़ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर आपको सेलेक्ट कर रहा है। फिटनेस का मतलब डार्विन ने क्या कहा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल, दोज हु आर फिट विल हैव मोर प्रोजेनी, जो फिट होंगे उनके बच्चे ज़्यादा होंगे, इसलिए मोर सर्वाइवल, इसलिए वो सर्वाइव ज़्यादा करेंगे, और इसीलिए उनको कहा जाएगा सेलेक्टेड बाय नेचर।
Now, existing living forms share similarities among themselves and also with life forms that existed millions of years ago. ये डार्विन ने एक बात कही, ये इंपॉर्टेंट बात है. इन्होंने कहा आज जो आप एग्जिस्ट कर रहे हो ना, जैसे ह्यूमंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सभी में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है. इन्होंने क्या कहा कि इन सभी में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है आपस में. एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स शेयर सिमिलैरिटीज अमोंग देमसेल्व्स. ठीक है, तो इन सब में भी है. एंड ऑल्सो विद लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो. मतलब आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो लाइफ एग्जिस्ट करती थी, जो आज नहीं है. मतलब समझ लो, एक एग्जाम्पल के लिए डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, हमें पता है फोसिल से. तो डायनासोर में और आज की जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है. इसका मतलब क्या है? मतलब इवोल्यूशन के टाइम पर ही इसी ट्री से कहीं ना कहीं हम बने हैं, ये डार्विन ने कहा. ठीक है, ये थी इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स की कहानी. अब हम बात करते हैं एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन. एविडेंस क्या होता है? सबूत. हाँ, अदालत सबूत मांगती है, एविडेंस. तो एविडेंस क्या है एवोल्यूशन के? तो एक तो होते हैं, देखो, पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस. पेलियंटोलॉजिकल का सबसे सिंपल एग्जांपल, जैसे डायनासोर हमें कैसे पता है? फोसिल्स के थ्रू. तो फोसिल्स जो हैं वो पेलियंटोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ फोसिल्स को. अब ये फोसिल्स क्या होते हैं? फोसिल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स. जैसे डायनासोर की हड्डियाँ मिलती हैं आपको, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो उन्हें हम बोलते हैं फोसिल्स. तो फोसिल्स की हेल्प से हम बता पाते हैं कि हाँ, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म रहा होगा पहले पास्ट में. ठीक है, तो ये तो पेलियंटोलॉजिकल हो गया. एक होता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. एम्ब्रियोलॉजिकल क्या है? देखो, ये प्रपोज किया था अर्नस्ट हैकेल ने. ये ध्यान रखना, नीट में पूछा हुआ पहले कि अर्नस्ट हैकेल ने इसको प्रपोज किया. इसको डिसअप्रूव किसने किया? कार्ल एर्नस्ट वॉन बेयर ने. ये प्रपोज क्या किया? अर्नस्ट हैकेल ने क्या कहा? इसने कहा कि भाई देखो, जो एम्ब्रियोज होते हैं ना हमारे, वो उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आपको देखनी मिलेगी. ये क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि हम कहीं ना कहीं एक ही एंसेस्टर से निकले हैं. अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया वेस्टिजियल गिल स्लिट्स का, कि जितने भी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोज होते हैं ना, उसमें वेस्टिजियल गिल स्लिट्स होते हैं. लेकिन ये गिल स्लिट्स काम किस में आते हैं? सिर्फ काम आते हैं फिशेज में. बाकी सब में होते हैं लेकिन वेस्टिजियल होते हैं. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सब एक ही जगह से निकले होंगे. लेकिन कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने कहा कि ऐसा नहीं है, एम्ब्रियोज अलग अलग होते हैं, एडल्ट्स अलग होते हैं. इनकी सिमिलैरिटीज़ एक दो रैंडम सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, पर उसका एवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट इज कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लगभग हर साल या एक साल छोड़ के एक साल इससे क्वेश्चन आ ही जाता है. देखो, कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? एनाटॉमी आप जानते हो, एनाटॉमी हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को. ठीक है, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं बाहर से जो दिखता है उसे. अब एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है यहाँ पे? ये देखो, एक होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. डाइवर्ज करना मतलब क्या होता है? बाहर फैलना. सन रेज डाइवर्ज करती हैं सन से. ठीक है, और एक होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. कन्वर्ज करना क्या होता है? सिकुड़ना एक ही जगह पे. ठीक है, अब ये क्या है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट? जब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है कहीं पर, मतलब एक स्पीशीज़ है कोई, उससे 5 अलग अलग स्पीशीज़ बन रही हैं, तो जो स्ट्रक्चर्स इनमें बनेंगे 1 2 3 4 5, ये स्ट्रक्चर्स होमोलोगस स्ट्रक्चर कहलाएंगे. कैसे कहलाएंगे? होमोलोगस. मतलब इनकी एनाटॉमी तो सिमिलर होगी. एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर तो सिमिलर होगा, लेकिन फंक्शन अलग होगा. और ये इंडिकेट क्या करता है? कॉमन एंसेस्ट्री. मतलब आप यहाँ पे एनाटॉमी सेम देख के कह सकते हो कि इन सब की एंसेस्ट्री क्या है? कॉमन है, कोई एक कॉमन पेरेंट रहा है. इसको एग्जांपल से समझो. एग्जांपल देखो, फोर लिम्ब बोन्स इन मैन, चीता, व्हेल और बैट. अब ये जब आप 4 लिम्ब देखोगे ना, ये देखो, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ आपके. ये देखो 4 लिम्ब में जो बोन्स हैं, ये आपको दिख रही है. ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस. ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस. ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस. ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस.
ये सभी में ऐसा ही एनाटॉमी, मतलब मैंने क्या कहा, इंटरनल स्ट्रक्चर। अच्छा, बाहर से आप देखते हो तो आदमी का हाथ, चीते का हाथ अलग अलग दिखता है ना, पर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, एनाटॉमी, वो इनकी सेम है, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। कैसे? हमारे हाथ और चीते के हाथ, हाथ नहीं बोल सकते, फोरलिम्ब बोलेंगे, वेल के फोरलिम्ब और बैट के फोरलिम्ब, चारों का फंक्शन अलग अलग है। ये उड़ने में भी काम ले रहा है, इसको चलना है ही नहीं। ये दौड़ने में काम ले रहा है, हम चलने में काम नहीं ले रहे फोर लिम्स को, हम चीज़ों को ग्रैस्प करने में काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड, इन स्ट्रक्चर्स को पहले तो हम बोलेंगे होमोलोगस स्ट्रक्चर, और ये होगा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसी तरीके का एक है वर्टिब्रेट के केस में हार्ट और ब्रेन। जैसे हमने हार्ट जब पढ़ते हैं हम, तो हम बोलते हैं ना ये 2 चैम्बर्ड हार्ट है, ये 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है। अब आप देखो ये चैम्बर्स जो हैं, ये एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी तो लगभग सिमिलर ही है, इंटरनल स्ट्रक्चर तो सिमिलर ही है, चैम्बर्ड हार्ट है ना, लेकिन फंक्शन जो है वहाँ पे वो अलग अलग है। कहीं पे सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर किया जा रहा है, डबल सर्कुलेशन है, कहीं पे कंप्लीट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, कहीं पे सिंगल सर्कुलेशन है, तो काम अलग अलग हो रहा है, पर स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो सेम ही है। इसी तरह थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एक प्लांट है, और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, ये थॉर्न्स जिन्हें हम बोलते हैं कांटे। तो बोगनविलिया एक प्लांट है जिसके लाल कलर के फूल होते हैं, आपने कहीं देखे होंगे तो बोगनविलिया के अंदर ये थॉर्न्स आपको दिख रहे हैं ये, और टेंड्रिल्स, ये टेंड्रिल्स। अब आप देखोगे ना तो इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रक्चरली तो ये दोनों चीज़ें सेम है, एक ही जगह से निकली हुई हैं, लगभग सिमिलर है, लेकिन फंक्शन इनका अलग अलग है। थॉर्न्स प्रोटेक्शन के लिए होते हैं कांटे, टेंड्रिल्स पेड़ को चढ़ने के लिए होते हैं, ठीक है, ऊपर। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वॉट? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, मतलब इनकी एंसेस्ट्री कहीं ना कहीं कॉमन रही होगी। कन्वर्जेंट क्या होता है एवोल्यूशन? देखो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या है, ये एनालॉगस स्ट्रक्चर बनती है। इसमें एनालॉगस स्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी लेकिन फंक्शन सेम होगा। जैसे बटरफ्लाई का विंग, बटरफ्लाई क्या होती है? तितली, और बर्ड चिड़िया, इन दोनों का जो विंग होगा ये स्ट्रक्चर सेम होगा या अलग अलग होगा? बिल्कुल अलग अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है, ये भी उड़ने में, ये भी उड़ने में। ऐसे ही ऑक्टोपस की आई और मैमल्स की आई का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ऑक्टोपस का और मैमल्स का, बट फंक्शन देखने का ही काम आता है। फ्लिप पर अगर पेंगुइन के और डेल्फिन के देखोगे तो स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, लेकिन काम उनका भी एक ही होता है। तो अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, तो हम बोलते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर विच इज ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, मतलब अलग अलग एंसेस्टर से आए लेकिन सिमिलर तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं ये। ठीक है, दीज आर एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, इनके कंपैरिजन से आप बता सकते हो कि हाँ एवोल्यूशन हो रहा है कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से। नेक्स्ट, बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज। व्हाट इज बायोकेमिकल सिमिलैरिटी? देखो सिमिलर जीन और प्रोटीन जो है ना, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं सभी ऑर्गेनिजम्स में, और इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी एंसेस्ट्री कॉमन रही होगी। जैसे मान लो कोई एक जीन है या कोई एक प्रोटीन है, तो वो आदमी में जो काम कर रहा है वही बैक्टीरिया में भी कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया और आदमी की भी एंसेस्ट्री कभी न कभी तो कॉमन रही होगी, तभी एक ही तरीके का जीन एक ही काम कर रहा है सब जगह। इसको बोलते हैं बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन प्लस एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का, कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है, मतलब एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से इवोल्यूशन कैसे होता है। अभी एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक जहाँ भी टर्म आए बायोलॉजी में, इसका मतलब होता है मैन, ड्यू टू मैन, हमारे आदमी, या ड्यू टू ह्यूमंस, ह्यूमन एक्शन, मतलब ह्यूमन एक्शंस की वजह से अगर कोई काम होता है तो उसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ठीक है, अब देखो भाई ह्यूमंस की वजह से क्या हुआ। देखो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब था कि मशीनें आई, मशीनों की वजह से इंडस्ट्रीज लगी और डेवलपमेंट हुआ। अब एक स्टडी की गई मॉथ्स, एक तरीके का कीड़ा मान लो आप, इन मॉथ्स पे ये देखा गया कि मॉथ्स दो तरीके के थे, एक तो लाइट विंग और एक डार्क विंग, या वाइट और डार्क। अब इन्होंने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन
जो पेड़ थे उन पर वाइट वाले जो मॉथ्स थे उनका नंबर था ज़्यादा और डार्क वालों का कम नंबर था कम। यहाँ पे पॉल्यूशन क्या था, कम था। क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या आएगा, धुआं आएगा, धुएं से पॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पॉल्यूशन कम है। इसीलिए यहाँ पर पेड़ों पे लाइकेंस डेवलप कर गई। अब लाइकेंस के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, लाइकेंस जो है ना वो वहीं ग्रो करते हैं जहाँ पॉल्यूशन कम होता है, इसलिए लाइकन को पॉल्यूशन इंडिकेटर भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे वाइट कलर की लाइकेंस ग्रो कर गई। अब आप बताओ, वाइट कलर की लाइकेंस है, तो इस वाइट कलर की लाइकन में ऐसा कौन सा मॉथ होगा जो कम दिखाई देगा किसी बाहर से? वाइट वाला मॉथ वाइट कलर की लाइकन में छिप जाएगा, क्योंकि ये छिपा हुआ था और डार्क वाला चमक रहा था। तो जो प्रेडेटर थे, जो इनको खाने वाले थे, उनको कौन दिखा इनमें से? ये तो वो इनको तो ज़्यादा खा पा रहे थे, इनको कम, तो ये सर्वाइव कर रहा था, ठीक है। अब आया ह्यूमन, आदमी आया, आदमी ने इंडस्ट्री लगाई, पॉल्यूशन हुआ तो लाइकन मर गई तो ट्री ट्रंक डार्क हो गया। जैसे ही ट्री ट्रंक डार्क हुआ तो ये चमकने लग गया बेचारा, अब ये अलग से दिखने लग गया, तो इसको खाने लग गए प्रेडेटर्स, और ये कम दिखने लग गया तो ये बच गया। तो क्या हुआ, नेचर ने अब किसको सेलेक्ट कर लिया? इसको। लेकिन ये क्या नेचर ने अपने आप किया? नहीं, इसमें हम इन्वॉल्व थे, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन इन्वॉल्व था। तो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, डार्क कलर वाले बढ़ गए, वाइट वाले कम हो गए। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन ने लाइकन्स को मार दिया, ट्री ट्रंक डार्क हो गए स्मोक की वजह से, इसलिए डार्क मॉथ ज़्यादा हो गए। तो आप देखिए, ह्यूमन की वजह से भी इवोल्यूशन हो सकता है, और ह्यूमन के द्वारा जो इवोल्यूशन होगा वो बहुत जल्दी होगा। ऐसे तो हो सकता है बहुत टाइम लगता है ऐसे, लेकिन अगर ह्यूमन किसी अपनी पे आ जाए तो फिर आप देख लो कितने कम टाइम में बदलाव कर सकता है। क्या और भी कोई ह्यूमन ने इवोल्यूशन किए हैं क्या? देखो, हमने पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया फसलों में, जिसकी वजह से प्लांट वेराइटीज़ ही पेस्ट रेजिस्टेंट हो गई, ठीक है। जैसे मान लो खेतों में फसल में हम पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, किसके खिलाफ? पेस्ट के खिलाफ। अब वो ऐसा हुआ है कि वो जो या तो पेस्ट है वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंट हो गए, तो एक तो पेस्ट भी रेजिस्टेंट हो गए, दूसरा ये जो प्लांट वैरायटी है ये रेजिस्टेंट हो गई इन पेस्ट के खिलाफ, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। तीसरा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये टर्म आप बहुत बार आगे सुन सकते हो। ये क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? देखो, हमारी जब तबीयत खराब होती है तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ठीक है। ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? एंटीबायोटिक्स, ये मान लो बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया को मारने का काम करती हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम एक्सेस अमाउंट में एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये इससे रेजिस्टेंट होने लग जाते हैं। मतलब बैक्टीरिया पे इस एंटीबायोटिक का फ़र्क ही नहीं पड़ता। कहते हो ना कि किसी चीज़ को बार बार आप करते हो तो उससे फिर फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। मान लो किसी को मार रहे हो एक ही जगह पे, तो वो मजबूत हो जाता है शरीर में। तो वैसा ही बैक्टीरिया के साथ हुआ कि वो बैक्टीरिया जो है वो उसके खिलाफ फिर धीरे धीरे रेजिस्टेंट होने लग गया, और वो रेजिस्टेंस ऐसा हो गया कि अब वो जो एंटीबायोटिक थी वो इनइफेक्टिव हो गई। अब कोई आदमी उस एंटीबायोटिक को कितनी भी खा रहा है, वो काम ही नहीं कर पा रही शरीर पे। इसे हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। माइक्रोब्स के अंदर जो रेजिस्टेंट आ जाता है उसे हम बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? अब ये बैक्टीरिया के अंदर इवोल्यूशन हुआ ना, और ये इवोल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि हमने बहुत एंटीबायोटिक्स यूज़ करी। किसने? आदमी ने। ऐसी हमने एक नई स्पीशीज़ बना दी। किसकी? ये जो आज हम डॉग्स पाल रहे हैं ना, ये डॉग्स किसी ज़माने में डॉग्स नहीं थे। दीज वर वाइल्ड एनिमल्स लाइक फॉक्सेस, ठीक है। हमने क्या किया? हमने इनको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। पहले क्या होता था, देखो अर्ली ह्यूमंस के केस में, मान लो ये ह्यूमन सेटलमेंट है कोई, यहाँ पे आदमी रह रहे हैं, यहाँ हमने फसल उगाई 10,000 साल पहले, तो यहाँ फसल के या नदी के किनारे आदमी रह रहे हैं कुछ एक। अब हम नॉनवेज भी खा रहे थे, तो खाने के बाद हम क्या करते थे, कुछ एक चीज़ें बाहर, अब ऐसा तो है नहीं कि वो डस्टबिन थे अलग से और वैसा, तो जहाँ रह रहे हैं उसी के पास में हम पटक देते थे। तो क्या होता था, ये जो सियार, लोमड़ी, ये सब हैं, गीदड़, ये आते थे, ये इनको खा लेते थे मांस को जो बचा हुआ था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो लोग थे ये धीरे धीरे ह्यूमन से फ्रेंडली होने लगे, क्योंकि ये इन्हीं का बचा हुआ खाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये ह्यूमन सेटलमेंट्स के साथ साथ चलने लगे, पीछे पीछे ही। और फिर धीरे धीरे फ्रेंडशिप ऐसी हो गई कि ह्यूमंस ने इनको अपने साथ ही रख लिया। फिर ह्यूमंस इधर चल रहे हैं, ये इधर चल रहे हैं, और धीरे 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 ऐसा हुआ कि ह्यूमंस ने इनको चेन में बांधना शुरू कर दिया, और धीरे 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 ऐसा हुआ कि अब ह्यूमन ने इनको घर में पालना शुरू कर दिया। तो जो वाइल्ड में रहने वाली प्रजाति थी कभी, वो ह्यूमन की वजह से आज एक नई स्पीशीज़ ही बन गई, डॉग्स, पेट डॉग्स हो गए, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है कि देखो, इवोल्यूशन जो है एक डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है डिटर्मिनिज्म के सेंस में। मतलब एक डिटरमाइंड प्रोसेस नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि अब ये यहाँ से चलें, अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, नहीं।
दिस इज़ नॉट, मतलब आप पहले से ये नहीं बता सकते कि नहीं भाई ये अब वाइट और ये हैं, अब ऐसा जो है कुछ होगा कि वाइट वाले ज़्यादा, अब पहले वाइट वाले ज़्यादा हैं तो अब डार्क वाले ज़्यादा होंगे। ये कोई डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है, ऐसा फिक्स नहीं है। इट इज़ ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस। स्टोकेस्टिक बोलते हैं रैंडम को, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब ये किसको पता था कि यहाँ पे इंडस्ट्री, कि ये मज़े से रह रहे हैं, यहाँ इंडस्ट्री लगेगी और अचानक से ये मरने लग जाएंगे, वाइट वाले और डार्क वाले की मौज हो जाएगी? नहीं ना, रैंडम इवेंट हुआ ना। नेचर में भी ऐसा ही होता है, रैंडम इवेंट्स होते हैं। तो इट इज़ ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। एक तो नेचर में इवेंट और ऑर्गेनिज्म के अंदर चांस म्यूटेशन की वजह से होता है। नाउ एक कॉन्सेप्ट है एडेप्टिव रेडिएशन का। ये क्या है देखो, ये एडेप्टिव रेडिएशन, हम देखो रेडिएशन सबसे पहले समझो, रेडिएशन क्या होता है, बाहर निकलती है उसी को रेडिएशन बोलते हैं ना, बस ठीक है। अब देखो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, अलग अलग स्पीशीज़ का इवोल्यूशन होना इन ए गिवन जोग्राफिकल एरिया, एक जोग्राफिकल एरिया में अलग अलग स्पीशीज़ का उदय होना, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जोग्राफी, और उसी जोग्राफी के दूसरे एरियाज तक चले जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्ट करना मतलब अपने आप को अनुकूल बना लेना, ठीक है, इसे बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। अब ये कैसे है, इसके एग्जांपल देखते हैं। देखो सबसे पहले एक एग्जांपल है डार्विन्स फिंचेस। फिंचेस एक बर्ड है, गैलापागोस एक आइलैंड था, उस आइलैंड के ऊपर डार्विन ने कुछ बर्ड्स को देखा, ठीक है। अब देखो गैलापागोस आइलैंड कहाँ पर है, तो गैलापागोस आइलैंड ये आपको इंडिया दिख रहा है, ये चाइना दिख रहा है। देखो यहाँ से वेस्ट में चलते जाओ, ये अफ्रीकन, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये आइलैंड्स दिख रहे हैं, सेमोर, आइलाज, गैलापागोस, ये गैलापागोस आइलैंड थे जहाँ पर डार्विन गया था, ठीक है। तो दीज आर दी आइलैंड्स वेयर डार्विन वेंट एंड स्टडीड अबाउट हिज फिंचेस, जिसे हम बोलते हैं डार्विन्स फिंचेस। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। अब इसमें क्या हुआ एडेप्टिव रेडिएशन, ये देखो ये जो थी इनमें एडेप्टिव रेडिएशन हुआ इनकी ईटिंग हैबिट्स के बेस पर। ओरिजिनली यहाँ पे सीड ईटर बर्ड्स थी। अब ये सीड ईटर बर्ड्स जो थी, सीड्स क्योंकि ख़त्म होने लगे तो इनको दूसरे काम करने थे, सारी बर्ड्स तो एक साथ रह नहीं पाती थी, तो इनमें से कुछ जो है वो इंसेक्टिवोर बन गई। इंसेक्टिवोर मतलब इंसेक्ट्स को खाने वाली, कुछ वेजिटेरियन बन गई। वेजिटेरियन मतलब पत्तियाँ, फूल ये सब खाने वाली। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया, अपनी ईटिंग हैबिट्स बदल ली। इन्होंने क्या किया, अपनी ईटिंग हैबिट कैसे बदली, इनकी बीक के शेप में चेंज लाके, ठीक है। तो इनकी बीक के शेप में चेंज से इनकी ईटिंग हैबिट्स बदल गई, और उससे क्या हुआ, उससे एक बर्ड जो कि ओरिजिनल सीड ईटिंग थी उससे इंसेक्ट्स खाने वाली बन गई, वेजिटेरियन बन गई। तो ये धीरे धीरे फिर बाद में क्या बन गई, अलग अलग स्पीशीज़ बन गई। अब इंसेक्ट खाने वाली बर्ड कहाँ जाएगी, इंसेक्ट खाने वालों के पास में, जहाँ इंसेक्ट्स मिलेंगे। वेजिटेरियन बर्ड वेजिटेरियन वाले में चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही जोग्राफिकल एरिया, मतलब एक ही आइलैंड, उस आइलैंड पर एक स्पीशीज़ से अलग अलग स्पीशीज़ का बनना ड्यू टू एडेप्टेशन। एडेप्टेशन कौन सी, खाने की। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स इज एन एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल्स इज एन एग्जाम्पल। ये क्या है भाई, ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया आपको पता है ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो ए कॉन्टिनेंट, ठीक है, एक अलग से कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्सुपियल एक ऑर्गेनिज्म होता है या एक एनिमल्स होते हैं अलग अलग तरीके के। मार्सुपियल्स कौन होते हैं, जो पाउच रखते हैं, जैसे कंगारू आपने इनमें से बहुत सुना होगा, या कोयला जो है वो भी पॉपुलर होता है, कई बार सुनते हैं, लेकिन कंगारू तो सुना ही होगा। तो ये पाउच रखते हैं और इस पाउच में जो भी इनका बेबी होता है उसको पालते हैं। ये जैसे मैमल्स में क्या होता है, हमारे अंदर होता है, यहाँ पाउच होता है, इसमें से ये बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, तो इन्हें हम बोलते हैं मार्सुपियल्स। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मार्सुपियल्स थे उनके अंदर भी इसी तरीके का एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिला, ठीक है। इसी तरह प्लेसेंटल वाले जो प्लेसेंटल मैमल्स थे ऑस्ट्रेलिया में, उनके अंदर भी ऐसा ही एडेप्टिव रेडिएशन मिला, वो अलग अलग तरीके के बन गए, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है एडेप्टिव रेडिएशन के साथ में कि अगर
एक आइलैंड पर, या एक आइलैंड नहीं, एक ज्योग्राफिकल एरिया में दो एडेप्टिव रेडिएशन हो या एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो, तो हम इस सिचुएशन को बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोला मैंने, दोबारा सुन लेना। When more than one adaptive radiation occur in an isolated area, एक आइसोलेटेड एरिया में एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो तो हम इस फिनोमिना को बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, अब ये देखो आप, पहले तो एडेप्टिव रेडिएशन किस में, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में, तो इनके नाम देख लेना इंपॉर्टेंट है। क्या कौन से हैं? तस्मानियन वुल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंट ईटर, मार्सुपियल रैट, कंगारू, वॉम्बैट, बैंडिकूट, कोयला, मार्सुपियल मोल और शुगर ग्लाइडर। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये हैं मार्सुपियल्स। अब दूसरे आते हैं प्लेसेंटल मैमल्स। ठीक है, अब यहाँ देखना, देखो ये तो हैं सारे मार्सुपियल्स इस तरफ वाले, और इस तरफ वाले हैं प्लेसेंटल मैमल्स। अगर आपसे पूछे कोई प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया शोज व्हाट, एडेप्टिव रेडिएशन और 3 मोर ऑप्शंस, तो आप क्या दोगे? एडेप्टिव रेडिएशन। अगर आपसे कोई पूछे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया शोज व्हाट, तो एडेप्टिव रेडिएशन। अगर आपसे कोई पूछे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मेमल्स शोज विच काइंड ऑफ फिनोमेना, तब आप एडेप्टिव रेडिएशन नहीं बोलोगे, तब आप क्या बोलोगे? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तब इनके रिलेशन की, आपस के रिलेशन की बात चल रही है, तब हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब इस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में हमें एक चीज़ देखनी है कि जिस तरीके का एक मार्सुपियल होगा उसी के सिमिलर एक दूसरा प्लेसेंटल मैमल भी होगा। जैसे मार्सुपियल मोल है तो एक प्लेसेंटल मोल भी है, ऐसे ही मार्सुपियल्स में एक आंट ईटर है तो प्लेसेंटल मैमल्स में भी एक आंट ईटर है। और मार्सुपियल का जो आंट ईटर उसका नाम है नम्बैट, ये ध्यान रखना, नम्बैट नाम है इसका। ऐसे ही मार्सुपियल माउस है तो प्लेसेंटल माउस है। मार्सुपियल फ्लाइंग फैलेंजर है, प्लेसेंटल फ्लाइंग स्क्विरल है। मार्सुपियल तस्मानियन टाइगर कैट, प्लेसेंटल बॉब कैट। मार्सुपियल में तस्मानियन वुल्फ और प्लेसेंटल में वुल्फ। एक जो नाम है, अब देखो इनमें बाकी सब में कॉमन है कुछ ना कुछ, जैसे फ्लाइंग कैट, वुल्फ, इधर भी वुल्फ, एंटीटर इसका नाम है, इसका नहीं है। माउस माउस, मोल मोल। सिर्फ एक जो है वो थोड़ा अलग है, तो इसको सिर्फ ध्यान रख लेना कि मार्सुपियल्स में स्पॉटेड कस्कस है, स्पॉटेड कस्कस, और प्लेसेंटल में इसकी तरफ है लेमूर। ठीक है, तो एक नाम ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सब में कुछ ना कुछ सिमिलर है, सिर्फ एक एंटीटर को नम्बैट बोलते हैं, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, दिस इज अबाउट एडेप्टिव रेडिएशन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या होता है, ये देखो भाई। तो देखो फिटनेस जो होती है, फिटनेस क्या है? फिटनेस उन कैरेक्टर्स के बेस पे हम बताते हैं जो कैरेक्टर्स इनहेरिट किए जा सकते हैं। इनहेरिट मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास हो सकते हैं। देयरफॉर अब क्योंकि इनहेरिट कर, भाई आप उन्हीं को फिटनेस बोल रहे हो ना, कि जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं। अब ये क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, तो अब हमें पता है, उस समय नहीं पता होगा पर अब हमें पता है कि इनका कुछ ना कुछ जेनेटिक बेसिस होना चाहिए, इनका कुछ ना कुछ जेनेटिक बेसिस होना चाहिए। तो देयरफॉर देयर इज़ अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड। तो इसलिए क्या है, ये जो इवोल्यूशन है, जो सिलेक्शन है, इसका भी कुछ ना कुछ जेनेटिक बेसिस तो है, तभी तो वही जो कैरेक्टर्स हैं वो आगे जा रहे हैं। और वो आगे कैसे जाते हैं? वो जीन्स के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है। इसमें कॉन्सेप्ट था ब्रांचिंग डिसेंट का। ब्रांचिंग डिसेंट हम किसे बोलते हैं? ब्रांचिंग डिसेंट वो होता है प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज इवॉल्व फ्रॉम ए सिंगल कॉमन एंसेस्टर। एक एंसेस्टर से अलग अलग स्पीशीज का बनना, दिस इज कॉल्ड ब्रांचिंग डिसेंट। कॉमन सी चीज़ है ना। डार्विन की जो थ्योरी थी सिलेक्शन की, इसमें इन्हीं दो कॉन्सेप्ट का मेन रोल था, एक तो नेचुरल सिलेक्शन और एक ब्रांचिंग डिसेंट। ठीक है ना, कि भाई नेचर किसको सेलेक्ट करेगा और फिर वो जिसको सेलेक्ट किया, मान लो ये 3 लोग हैं, इसमें इसको सेलेक्ट किया, तो ये जिसका सेलेक्ट हुआ है ये ब्रांचिंग डिसेंट, ये फिर स्पीशीज़ बनाएगा अलग अलग। यही बात थी। मान लो ये 5 बने, इनमें से ये 2 को सेलेक्ट कर लिया, तो फिर ये 2 अलग अलग स्पीशीज़ बनाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट ब्रांचिंग डिसेंट। और इनमें से कौन
जो आगे जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल सिलेक्शन। ये दो की कॉन्सेप्ट है डार्विन की थ्योरी के। अच्छा, ये जो अब थ्योरी थी इसमें सर्टेन अजम्पशंस थे या कुछ ऑब्जर्वेशंस थी नेचर की, कि नेचर में ऐसा हो रहा है। क्या ऑब्जर्वेशंस थी कि एक तो नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब आप एक बार बताओ, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो फिर कोई भी क्यों मरेगा। मान लो मुझे जो खाने को चाहिए है और 1000 लोग हैं, उनको सबके खाने के लिए खूब पड़ा हुआ है, तो जब रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड होंगे तो फिर कोई मरेगा नहीं, सब जिएंगे। लेकिन ऐसा होता है कि नेचर में नहीं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी, स्टेबल पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन जो है वो नेचुरली स्टेबल रहती है। कि सीजनल फ्लक्चुएशन एक अलग बात है कि भाई सीजन्स के हिसाब से ठीक है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, लेकिन स्टेबल है पॉपुलेशन, ठीक है। तीसरा, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। हर इंडिविजुअल को डार्विन ने माना है कि हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है। नेचर में होता भी है ये, अगर हम देखें जेनेटिक लेवल पे, अगर आज हम जाके देखें तो हर इंडिविजुअल अलग है। और चौथा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरिएशंस आर इनहेरिटेड। इसने कहा कि ज़्यादातर वेरिएशन इनहेरिट हो रहे हैं, तब जा कर के ये एवोल्यूशन की थ्योरी फिट बैठती है डार्विन की। तो डार्विन के 4 अजम्पशन कौन कौन से हैं? एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन स्टेबल है, हर इंडिविजुअल अलग अलग है, और वेरिएशन जो हैं वो ज़्यादातर इनहेरिट करते हैं। क्या डार्विन कह रहा है कि ऑल वेरिएशंस आर इनहेरिटेड? नहीं, ये गलत है। ऑल नहीं, मोस्ट वेरिएशन, ठीक है। तो ये हो गया बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। मतलब बायोलॉजी के लेवल पे अगर हम जाके एवोल्यूशन को देखें तो अब तरीका क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा एवोल्यूशन का। तो इसमें देखिए दो लोगों के जो है थॉट आते हैं, एक तो डार्विन का और एक हिगोडी वेरीज का। हिगोडी वेरीज कौन है? जिन्होंने म्यूटेशन की खोज करी थी। तो इन्होंने क्योंकि म्यूटेशन की खोज करी तो ये सारी बड़ाई म्यूटेशन की करेंगे। तो ये क्या करेंगे, म्यूटेशन पहले क्या होते हैं, लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली, ठीक है। म्यूटेशन क्या होते हैं, लार्ज डिफरेंस होते हैं और सडनली अराइज करते हैं। डार्विन ने क्या कहा, डार्विन ने म्यूटेशन को नहीं कहा, डार्विन ने कहा कि नहीं भाई, इवोल्यूशन होता है स्मॉल वेरिएशंस की वजह से, बड़े वेरिएशंस की वजह से इवोल्यूशन नहीं होता। सेकंड, म्यूटेशंस कैसे होते हैं, रैंडम और डायरेक्शनलेस, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, कहीं भी कैसे भी म्यूटेशन होता है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है। डार्विन ने क्या कहा, डार्विन ने कहा भाई मैं जो बता रहा हूँ ना वो तो डायरेक्शनल ही होगा, मतलब उसमें एक डायरेक्शन फिक्स है कि भाई वो उसी डायरेक्शन में जो है ना वो चलेगा, ऐसा नहीं कि वो कहीं भी किधर भी रैंडम जा रहा है, रैंडम नहीं होगा। जबकि ह्यूगो डी वेरीज की म्यूटेशन रैंडम थी। और तीसरा, ह्यूगो डी वेरीज ने कहा कि म्यूटेशन की वजह से ही स्पेसिएशन होता है। स्पेसिएशन मतलब स्पीशीज़ का बनना, और इसको उसने कहा सॉल्टेशन। सॉल्टेशन क्या होता है, सॉल्टेशन होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। देखो आपने अगर कभी कंगारू को चलते हुए या भागते हुए देखा होगा ना, तो आपने देखा होगा कंगारू ऐसे चलता है, दिस इज कॉल्ड सॉल्टेशन, ठीक है। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ऐसे नहीं चलता कंगारू सड़क पे, ऐसे चलता है। तो सिंगल स्टेप, पहला एक स्टेप बड़ा, ये बड़े बड़े स्टेप्स लेता है, तो सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन, ये मैकेनिज्म बताया ह्यूगो डी वेरीज ने। जबकि डार्विन ने क्या कहा, डार्विन ने कहा नहीं नहीं, हमारा जो इवोल्यूशन है वो है ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे, पहले ये फिर ये फिर ये, धीरे धीरे ऐसे चलता है। ये दो के मैकेनिज्म थे इवोल्यूशन को बताने के, इन दोनों के, ठीक है। अब एक हार्डी विंबर्ग साहब आए। हार्डी विंबर्ग साहब ने क्या कहा, देखो इनके बारे में देखते हैं। देखो हार्डी विंबर्ग साहब ने कहा कि जो एलील फ्रीक्वेंसीज होती है ना एक पॉपुलेशन में, वो स्टेबल होती है। अब क्योंकि आपने जेनेटिक्स पढ़ ली तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा एलील्स क्या होते हैं, ठीक है। एक मान लो कोई जीन है, जैसे टॉलनेस का जीन है सपोज, टॉलनेस, तो टॉलनेस के जीन्स के 2 एलील होंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ठीक है। ये एलील्स होते हैं। इन्होंने कहा कि एलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है एक पॉपुलेशन में वो स्टेबल होती है और कांस्टेंट होती है जनरेशन टू जनरेशन। मतलब मान लो एक गांव में, उस गांव में 100 जने हैं, 60 टॉल हैं और 40 शॉर्ट है, इनका रेशियो क्या होगा, 60:40, 60:40। अगर इसको कट करोगे आप मान लो 20 से, तो क्या होगा, 3:2 आ जाएगा, तो रेशियो 3:2 है। अब इन्होंने कहा ये अगली जनरेशन आई जिसमें ये 200 हो गए, तो इन्होंने कहा 200 में भी जो रेशियो रहना चाहिए एलील की फ्रीक्वेंसी का, वो क्या रहना चाहिए, 3:2। तो 200 में भी रेशियो अगर 3:2 आप निकालोगे तो आप कितना आएगा, देखो टॉल इज टू शॉर्ट शुड बी 3:2, तो 3x + 2x 200, तो 5x 200 x 40, इसका मतलब 3x 120:80, तो टॉल 120 और शॉर्ट 80, ये होना चाहिए। ये किसने कहा, हार्डी विंबर्ग ने। पहला लॉ इनका ये कहता है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो जीन पूल होता है, जीन पूल क्या होता है, टोटल जीन्स और उनके एलील्स एक पॉपुलेशन में वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। इसको उन्होंने बोला जेनेटिक इक्विलिब्रियम। मतलब मान लो ये हमारी पॉपुलेशन है, इसमें मान लो 1000 जीन हैं, भाई टॉलनेस का जीन है, ऐसे अलग अलग जीन्स हो सकते थे ना, तो 1000 जीन है, और मान लो इन 1000 जीन्स के मान लो
2100 एलील्स हैं। तो उन्होंने कहा ये जो है ना, ये एक पॉपुलेशन में कांस्टेंट रहते हैं, अगली जनरेशन जाएगी तो भी कांस्टेंट रहेंगे, अगली जाएगी तो भी कांस्टेंट रहेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये होता नहीं है प्रैक्टिकली। ये हार्डी-विंबर्ग साहब बता रहे हैं कि ये लॉ है, लेकिन ये लॉ कुछ कंडीशंस में ही अप्लाई होगा। वो कंडीशंस क्या है वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये आइडियल कंडीशंस हैं। तीसरा इन्होंने कहा जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी का सम है वो होता है 1, मतलब मान लो P एक एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, या इसको कैपिटल T से आप देख लो, कैपिटल T और स्मॉल t, कैपिटल T प्लस स्मॉल t ये होगा 1, ठीक है। इसमें कैपिटल T फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, स्मॉल t फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। तो अगर ये 1 होगा तो t² प्लस 2tt प्लस t² इजकल टू भी 1 होगा। इसमें t² क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, ये होमोजाइगस डोमिनेंट। q² क्या होगा, हेट्रोजाइगस रिसेसिव का, और वो होमोजाइगस रिसेसिव का, और 2pq हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये एक फार्मूला उन्होंने दिया, एलिलिक फ्रीक्वेंसीज का सम टोटल 1 होगा। अब आप अगर इस फार्मूले को इसमें अप्लाई करो तो देखो क्या आएगा। कैपिटल T को मान लो P, इसको मान लो 60/100, ये P जो है 60/100, टॉल 60/100, 0.6 आ गया। तो P की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक एलील की 0.6, Q की फ्रीक्वेंसी 40/100, 0.4, 0.6 प्लस 0.4 क्या हो गया, 1 होता है, ठीक है, हो गया भाई, एलील की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। अब इसी को अगर आप अप्लाई करो इसमें, 0.6 का स्क्वायर कितना होता है, 0.36, 6 × 36 प्लस 2pq प्लस 0.4, 0.4 का क्या होता है 0.24, 0.48, इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 1, तो ये भी ठीक है। तो ये हार्डी-विंबर्ग साहब ने बता दिया। अब हार्डी-विंबर्ग साहब ने क्या कहा, इसका एवोल्यूशन में क्या लेना देना है। इन्होंने कहा कि एवोल्यूशन अकर्स व्हेन एलिलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इन्होंने कहा कि जब ये जो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर चेंज हो गई है, इसका मतलब इसमें एवोल्यूशन हुआ है। और एवोल्यूशन तो सतत प्रक्रिया है, वो तो होता ही है। इसका मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब आप जाओगे तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी सेम नहीं मिलेगी, वो अलग अलग ही मिलेगी। और वो अलग अलग मिल रही है, ये किसका सबूत है, ये एवोल्यूशन का सबूत है। क्योंकि हार्डी-विंबर्ग साहब ने कहा कि अगर एवोल्यूशन नहीं होता तो वो सेम होनी चाहिए थी, ये नियम है, ठीक है। चलो, तो अब 5 फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हार्डी-विंबर्ग साहब के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। देखो, पहला है जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो। ये जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो क्या होता है, माइग्रेट करना क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल टू न्यू प्लेस, इसको हम बोलते हैं जीन माइग्रेशन। एक इंडिविजुअल का एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको हम बोलते हैं जीन का माइग्रेशन। और अगर ये मल्टीपल टाइम्स हो, मान लो एक इंडिविजुअल यहाँ से नई जगह चला गया दूसरे आइलैंड पे, इसको हम बोलेंगे जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। और अगर ये मल्टीपल टाइम्स हो रहा है तो हम क्या बोल देंगे, जीन फ्लो। जीन माइग्रेशन सिंगल टाइम, मल्टीपल टाइम्स हो रहा है तो जीन फ्लो, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, अगर यही जीन फ्लो बाय चांस हो जाए, मान लो भारत में रह रहे थे, गलती से जो है कोई श्रीलंका चला गया, गलती से उड़ते उड़ते ओहो यहाँ पहुँच गए, चलो, दिस इज़ जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। म्यूटेशन क्या होता है ये आपको बताइए, डीएनए सीक्वेंस में कोई चेंज होना म्यूटेशन कहलाता है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, नए समीकरण का बनना, रिकॉम्बिनेशन। सेल डिवीजन में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, क्रोमोसोमल लेवल पर रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, नए पैटर्न्स का बनना मिक्सिंग से, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन ने आपको बता रखा है, नेचर जिसको सेलेक्ट करे। तो हार्डी-विंबर्ग साहब ने कहा कि देखो ये 5 फैक्टर जो है ना, ये मेरे इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। अगर इनमें कुछ गड़बड़ होगी, अगर कहीं जीन फ्लो हो गया, तो फिर मेरा जो ये नियम मैंने बताए सारे ये धरे के धरे रह जाएंगे, फिर ये नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। ये अभी जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट, इस जेनेटिक ड्रिफ्ट में 2 इफेक्ट आते हैं। एक आता है फाउंडर इफेक्ट और एक आता है बॉटलनेक इफेक्ट, जिससे नई स्पीशीज़ बनती हैं। देखो, फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, फाउंडर मतलब आप जैसे कंपनी का फाउंडर होता है ना, एक आदमी जो कंपनी का फाउंडर है, इन्होंने कंपनी फाउंड की थी, खोजी थी, शुरुआत की थी। तो फाउंडर इफेक्ट में यही होता है, रैंडम जेनेटिक फ्लो होगा। मान लो ये इंडिया था, ये श्रीलंका था, यहाँ 2 तरीके की पॉपुलेशन थी। एक पॉपुलेशन कुछ 2 इंडिविजुअल गलती से यहाँ नए आइलैंड पे चले गए, उन्होंने वहाँ पे रिप्रोड्यूस करके नई स्पीशीज़ बना दी। तो ये जो 2 जने गए थे, इन दोनों जनों को हम क्या बोलेंगे, फाउंडर्स। ये फाउंडर हो गए, इनकी कंपनी है ये, ठीक है। तो
नई स्पीशीज़ बन गई तो यहाँ पे जो एलील की फ्रीक्वेंसी होगी वो ओरिजिनल पॉपुलेशन से चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। दिस इज एवोल्यूशन एंड ऑल्सो फाउंडर इफेक्ट ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक होता है बॉटल नेक में क्या होता है, देखो बॉटल नेक में ये होता है कि ये देखो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी एक, अब किसी एक बॉटल नेक इवेंट की वजह से कुछ भी हो सकता है, वो मान लो भूकंप आ गया, कई लोग मर गए, बहुत बड़ा भूकंप, सुनामी आ गई, बहुत लोग मर गए, थोड़े से लोग बच गए, ये थोड़े से लोग सर्वाइविंग पॉपुलेशन है, और फिर ये बढ़ेंगे धीरे धीरे, फिर ये और बढ़ेंगे। तो बॉटल नेक इफ़ेक्ट में एक पॉपुलेशन से कई लोग तो मर जाते हैं या रह जाते हैं और बहुत कम लोग बचते हैं, फिर वो एक नई पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं। इसे हम बोलते हैं बॉटल नेक इफ़ेक्ट, ठीक है। ये भी किसकी वजह से हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, ठीक है। अब नेचुरल सिलेक्शन जो है ना वो 3 तरीके का होता है, आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम बनाया हुआ है। वन इज़ डायरेक्शनल सिलेक्शन, देन स्टेबलाइजिंग और डिसरप्टिव। ये क्या होते हैं तीनों, देखो भाई मान लो नॉर्मल सिचुएशन है ये जो आपको दी हुई है, अब अगर सिलेक्शन एक एक्सट्रीम पे हो रहा हो, वो कोई भी एक्सट्रीम हो सकती है, इधर भी, अगर एक एक्सट्रीम की तरफ हो रहा हो तो उसे हम बोलते हैं एक डायरेक्शन में होने वाला है सिलेक्शन, डायरेक्शनल। अगर सिलेक्शन इसके किसी एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स पे नहीं हो रहा, मिड में, ठीक है ना, सिलेक्शन अगेंस्ट द एक्सट्रीम हो रहा हो मिड में, इसे हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग, स्टेबल होने वाला सिलेक्शन। और एक होता है अगर मिड को छोड़ के दोनों एक्सट्रीम पे हो रहा हो, दोनों एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम में दोनों एक्सट्रीम, तो उसे हम बोलते हैं डिसरप्टिव, डिसरप्ट कर देना, ठीक है, इधर उधर कर देना सब कुछ। ये कैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो स्नेक्स में जो छिपकलियाँ होती है, इनके अंदर जो टेल होती है, इस टेल के अंदर जो लंबी टेल होती है ये इनको फ़ायदा पहुंचाती है। फ़ायदा कैसे पहुंचाती है कि जो लंबी टेल है ये इनको ऐसा, ये जो प्रेडेटर्स होते हैं इनके, उनको डराने में काम आती है, स्नेक की तरह ये लगते हैं। तो जो टेल थी वो कैसी इनको अच्छी लगी या कैसी सर्वाइव कर पाई, लंबी ट्रेल मतलब एक्सट्रीम केस हो गया ना, दिस इज़ डायरेक्शनल सिलेक्शन, टेल सेलेक्ट करिए लंबी। ये तो हो गई छिपकलियों की का मामला। अब मान लो बिल्ली है, बिल्ली में अगर बहुत छोटी टेल होगी तो बैलेंस नहीं बनेगा, और बहुत लंबी होगी तो घिसड़नी पड़ेगी, तो मीडियम टेल बेस्ट होती है। तो मीडियम टेल मीन्स स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। और वही गिलहरी है, गिलहरी में छोटी टेल होगी तो भी फ़ायदा है, लंबी टेल होगी तो भी फ़ायदा है। कैसे, छोटी टेल होगी तो प्रेडेटर जो है ग्राउंड पे जो आपको खाने वाले, उनसे बच के रहोगे, वो पूंछ नहीं पकड़ सकते आपकी, ठीक है। और लंबी टेल होगी तो उसका फ़ायदा क्या है, वो आपको आप पेड़ों पे कूदना फांदना है तो वहाँ बैलेंस बनाना है, तो उसमें लंबी टेल जो है वो फ़ायदा करती है। तो गिलहरी के केस में ये कैसा सिलेक्शन हुआ है, टेल में डिसरप्टिव, दोनों एक्सट्रीम्स पे, छोटी और लंबी, मिडिल वाला काम नहीं है। ये 3 तरीके के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, ये आप ध्यान रखना, इनके बेस पे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज जो हमारा टाइम पीरियड है। देखो टाइम पीरियड में प्री कैम्ब्रियन पीरियड है एक, तो जो 550 से 5000 मिलियन ईयर्स पुराना है, ठीक है। इसी को प्रोटेरोजोइक भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें पहली सेलुलर लाइफ बनी, फिर बैक्टीरिया आए, फिर इन्वर्टिब्रेट्स आए, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जिनको हम बोल सकते हैं। फिर पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक है। पेलियोजोइक जो पीरियड है वो है 550 मिलियन ईयर्स से 250 मिलियन ईयर्स, मीजोजोइक है 250 मिलियन से 65, और सीनोजोइक है 65, ठीक है। अब इनमें कुछ ये एरा हैं, इन एरा में कुछ पीरियड हैं। ये पीरियड कौन कौन से हैं, साइलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी, क्वाटरनरी। अब इसमें आपको ईयर्स जो हैं वो तो इनके याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ईयर्स आप इनके याद रख लेना, लेकिन एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो टाइमलाइन है ये यहाँ से यहाँ बढ़ रही है, ये तो आपको पता चल ही रहा है, पहली सेलुलर लाइफ प्री कैम्ब्रियन में बढ़ रही है, तो जो लास्ट होगा यहाँ पे आएंगे मैमल्स वगैरह, और जो आज के एंजियोस्पर्म्स वगैरह हैं वो सब यहाँ पे आएंगे। डायनासोर्स के बारे में आप देख लेना कि डायनासोर्स जो है ना, ये एज ऑफ डायनासोर्स जुरासिक पीरियड को कहते हैं, और क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है।
मतलब आज से 65 से 150 मिलियन ईयर्स पहले। इस डायग्राम को एक बार एनसीईआरटी से और देख लेना। एनसीईआरटी में जो जो दिया हुआ है ब्रायोफाइट्स और मोनोकोट्स के बारे में, टर्शरी सीनोजोइक में है ये, ठीक है। डाइकोट्स जो है वो क्रिटेशियस में आ गए थे, ये बात है। देन लास्ट इज एवोल्यूशन ऑफ मैन। देखो अब देखो हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मैन की, मतलब हमारा, अब हम जो है बोलते क्या है कि बंदरों से इंसान बना है बोलते हैं। अभी जो बंदरों से इंसान बनाया है, आखिर ये बंदर बंदर बोलते हैं, ये हैं क्या? तो देखो जब हम फोसिल्स को देखते हैं, जब हमें फोसिल्स मिलते हैं तो वो फोसिल्स में हमें कुछ पार्ट्स मिलते हैं। उन पार्ट्स से हम एक कंपैरिजन करते हैं कि आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले इंसान कैसा रहा होगा। तो अभी जो हमारी स्पीशीज़ है उसे हम क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस बोलते हैं, होमो सेपियंस। इसके पहले के ह्यूमन लाइक जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उनके अलग अलग नाम हैं। वो नाम क्या हैं? वो नाम ये हैं, जैसे ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सेपियंस। अब आज से 15 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 15 मिलियन ईयर्स मतलब 1 मिलियन में 10 लाख, तो लगभग 1.5 करोड़ ईयर्स पहले हमें जो फोसिल मिला है वो ड्रायोपिथेकस का। ये एप की तरह थे, एप्स जो आजकल होते हैं। और जो पहला ह्यूमन जो मैन लाइक था वो रामापिथेकस था, वो भी लगभग उसी ड्यूरेशन का है। देन आज से 3 से 4 मिलियन मतलब आज से लगभग 30 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम का जो स्ट्रक्चर है वो हमें मिला है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में हमने क्या फाइंड किया कि एक तो इसकी जो फोसिल्स है वो इथोपिया में और तंजानिया में मिला। इथोपिया तंजानिया का है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, इसके 2 देश हैं ये, इथोपिया और तंजानिया, ठीक है। दूसरा, अच्छा ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ये नाम मत लगा लेना कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि फोसिल्स इसके इथोपिया और तंजानिया में मिले हैं। दूसरा, ये अपराइट चलते थे, सीधा, मतलब हमने देखा ना पहले हम 4 जो आगे के हाथ पीछे के पैर दोनों को यूज़ करके चलते थे, फिर धीरे धीरे ह्यूमन अपराइट हुआ तो पैरों पे चलने लगा, तो अपराइट ये चलते थे। हंटर थे और फ्रूट ईटर भी थे, मतलब फ्रूट्स भी खाते थे। देन 2 मिलियन मतलब आज से 20 लाख साल पहले होमो हैबिलिस के स्ट्रक्चर मिले हैं। होमो हैबिलिस वाज फर्स्ट ह्यूमन लाइक, जो होमो सेपियंस जो हैं उनसे मिलते जुलते। ये मीट नहीं खाते थे, मतलब वेजिटेरियन थे ये, इनके बारे में ये पता चला है हमें, वेजिटेरियन थे भाई होमो हैबिलिस, ठीक है। और इनका जो ब्रेन की साइज़ थी, ब्रेन की कैपेसिटी वो 650 से 800 सीसी की थी। ये ध्यान रखना भाई, ब्रेन कैपेसिटी 3 की दी हुई, तीनों ध्यान रखना, 650 से 800 सीसी की। देन होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस को जावा मैन भी कहा गया। जावा एक आइलैंड है इंडोनेशिया का, आपने नाम सुना होगा, बाली का नाम आपने बहुत सुना होगा, तो बाली के पास में एक और आइलैंड है जावा, तो जावा मैन इज होमो इरेक्टस। ये आज से 15 लाख साल पहले थे, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। ये मीट खाते थे, नॉन वेजिटेरियन थे। इनका 900 सीसी की बाइक थी, मतलब 900 सीसी का ब्रेन था इनका। देन निएंडरथल, निएंडरथल वेल वेरी क्लोज टू ह्यूमंस। निएंडरथल आज से 1 लाख साल पहले के लगभग आए थे और लगभग 40,000 साल पहले तक निएंडरथल थे, ठीक है, इस ड्यूरेशन में। अच्छा, इन्होंने हाइड्स को, मतलब हाइड्स क्या होती है, चमड़ा होता है, वो जो एनिमल स्किन होती है उसको बोलते हैं हाइड, तो हाइड्स को यूज़ किया अपनी स्किन प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब कपड़े बनाने के एक तरह से। बरियल ऑफ डेड मतलब मरे हुए लोगों को गाड़ने का प्रचलन भी निएंडरथल के टाइम पे आया, उसके पहले तो ऐसे ही पड़े रहते थे। इनका जो इंजन था वो 1400 सीसी का था, मतलब 1400 सीसी का ब्रेन था, ठीक है। और होमो सेपियंस जो आज हमारा ह्यूमन है उसके स्ट्रक्चर में 75,000 साल पहले से मिलते हैं। तो आप देखो निएंडरथल और होमो सेपियंस एक समय पे साथ साथ रह रहे थे, क्यों? क्योंकि 40,000 साल पहले तक निएंडरथल थे और होमो सेपियंस 75,000 साल पहले आ गए थे, ठीक है, तब से लेके आज तक। और इनकी शुरुआत कहाँ होती है होमो सेपियंस की? अफ्रीका के अंदर। अब फिर जो ह्यूमन हिस्ट्री शुरू होती है उसमें हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर आज से लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुई। केव आर्ट 20,000 साल पहले। केव आर्ट मतलब, केव मतलब गुफाओं में चित्रकारी, जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पे आपको ऐसी केव आर्ट मिलती है इंडिया में, ठीक है। तो केव आर्ट जो है वो शुरू हो गई 20,000 साल पहले। उसके बाद में एग्रीकल्चर शुरू हुआ 10,000 साल पहले। उसके बाद धीरे धीरे जब खेती करना शुरू किया इंसान ने, तो फिर इंसान जो नदियाँ थी उनके किनारे बसने लगा, तो शहर बसने लगे, जिन्हें हमने क्या कहा? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, आपने नाम सुना होंगे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। और फिर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से फिर धीरे धीरे शहर बसे, तो शहरों से फिर क्या बन गए? राज्य बन गए, किंगडम्स बन गए।
राजा बन गए, तो वो राजा जैसे आपने नाम सुना हो मगध, अशोक, सम्राट अशोक, उनके नाम सुने होंगे, चाणक्य का नाम सुना होगा। फिर किंगडम से धीरे धीरे फिर दूसरे राजा हुए, फिर बाहर से आक्रमण हुए राजाओं के, अलेक्जेंडर का आपने नाम सुना होगा। और धीरे 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 फिर मुगल्स आए, तो वो मुगल्स कब आए, लगभग आज से 1000 साल पहले मुगल्स आए। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए आज से 400-500 साल पहले। और फिर उसके बाद 1947 में हम आज़ाद हो गए, और आज हम एवोल्यूशन ख़त्म कर रहे हैं। चलो, तो दिस वॉज अबाउट द चैप्टर्स। एक बार इसके क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर लेना।